हेलो बेटा, कैसे हो? पढ़ रहे हो ना? पढ़ना ही चाहिए क्योंकि जीवन की लड़ाई में पढ़ाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। मैं पीएम सर, आपका बायो टीचर, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे शक्तिशाली ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। तो गाइज, आज हमारा जूलॉजी का दूसरा लेक्चर आ रहा है। दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है बेटा ब्लड सर्कुलेशन। एक्चुअली हमारे बुक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन को एकत्रित रूप से दिया था, लेकिन बेटा बहुत ही लेंदी कंटेंट होने की वजह से मैंने इसको आपको दो पार्ट में स्प्लिट करके देने का प्रयास किया है। और वैसे भी ये दो अलग अलग टॉपिक्स पहले भी हुआ करते थे और आज भी वैसे ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे एकत्रित दिया है हमारे बोर्ड बुक के अनुसार। सो बेटा, इसको अपन आज यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक आपके फिंगर टिप पे आएगा। इसमें के बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मैं आपको आज यहाँ पे परिचित कराऊंगा। सो बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ते हुए। बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप पर आ जाएंगे, बस इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतना मैं आपको यहाँ पे प्रमाणित करता हूं। ओके बेटा, सो आज का ये जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद अपन यहां पे पढ़ेंगे बेटा वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम, उसके बाद अपन यहां पे पढ़ेंगे बेटा नॉर्मली तो ब्लड क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन हार्ट क्या है। हार्ट के बारे में सब कुछ आएगा। और उसके बाद अपन यहां पे पढ़ेंगे यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इन सभी चीजों को यहाँ पे अपन यहाँ पे डीपली स्टडी करने का प्रयास करने वाले हैं। बात क्लियर बेटा? यस और नो? चलो, तो सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन किसके लिए होता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? सो ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी की जो गैस और गैस और न्यूट्रिशन की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करवाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, या फिर जिसको अपन कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हमें यहां पर पहले एक बात पता होनी चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहले तो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है। ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो बेटा सर्कुलेशन का जो मतलब होता है वो बस इतना ही है कि इसके अंदर हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे बॉडी की गैस, मतलब यहां पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा न्यूट्रिशन। ओके, हमारे हर सेल को जीवित रहने के लिए, बॉडी में कोई भी सेल होगा बेटा, ये हमारे बॉडी का कोई भी एक सेल है, तो हर सेल को जीवित रहने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा। इसके अंदर यहाँ पे इसको जीवित रहना है तो यहाँ पे क्या चलना चाहिए? मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए। क्या? मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म अगर यहाँ पे कैरी आउट करना है तो इस सेल को हमें कंटिन्यूअसली क्या देना होगा? गैस देना होगा। और इस सेल के अंदर हमें कंटिन्यूअसली क्या देना पड़ेगा? तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। बात के लिए मतलब कोई भी अगर सेल है तो सेल को अगर लिविंग स्टेट में रहना है, ओके बेटा, ये जो सेल है इसको अगर लिविंग स्टेट में रहना है तो इसकी एक चीज होती है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए। मेटाबॉलिज्म तब चलेगा जब इसको अपन गैसेस का यहाँ पे डिमांड फुलफिल करेंगे, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे भेजेंगे और न्यूट्रिएंट हम इसको भेजेंगे, तब जाके इसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। और जब मेटाबॉलिज्म होगा तब ये लिविंग सेल जो है, जब ये सेल है ये लाइव स्टेट में रहेगा। तो इसके लिए अब हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट कहां से आएंगे? तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से आएंगे। कहां से आएंगे? डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट हमें हर बॉडी के सेल में भेजना है। और गैस हमें कहां से मिलेगा बेटा? गैस हमें मिलेगा हमारे लंग्स से। तो लंग्स में जो गैस है
वो गैस को सेल तक पहुंचाने में कौन मदद करेगा? और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिशन है वो हमारे सेल तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है उसको कहते हैं बेटा ब्लड। उसे क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताना एक बार? ब्लड कहते हैं। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको सेल तक पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। गैस को भी हमारे सेल तक पहुंचाने के लिए क्या लगता है? ब्लड लगता है। तो ये ब्लड का कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए? सर्कुलेशन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन। क्या इंपॉर्टेंट है बताना एक बार? ब्लड सर्कुलेशन। जब ये ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा तभी हमारे हर सेल की गैस एंड न्यूट्रिएंट की डिमांड फुलफिल होती रहेगी। मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहेगा। जब तक मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा तब तक सेल लिविंग स्टेट में रहती है। और जब तक हमारे बॉडी के सभी सेल लिविंग स्टेट में रहेंगे तभी हमारे ऑर्गन लिविंग स्टेट में रहेंगे। जब हमारे ऑर्गन लिविंग स्टेट में रहेंगे तो हमारी बॉडी भी लिविंग स्टेट में रहेंगी। मतलब तब तक अपन यहाँ पे जीवित रहते हैं। बात क्लियर बेटा? सो यहाँ पे एक बात का पता चला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। ओके, अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस ब्लड सर्कुलेशन का मेन काम क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में मेन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है। ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। अब देखते बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन कितने माध्यम से होता है। सो बेटा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पहली चीज है यहां पे डिफ्यूजन होता है। दूसरा है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है बेटा? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी यूटिलाइज। यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और तीसरा है बेटा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस ये बेटा साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, ये कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो यहाँ पे ये हो जाएगा उसको क्या कहते हैं बेटा? साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये तीन माध्यम से हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड साइक्लोसिस। ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है बेटा सर्कुलेशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो क्या क्या होता है? मतलब ब्लड सर्कुलेशन। ओके बेटा, तो ब्लड सर्कुलेशन एनिमल के अंदर ये तीनों माध्यम से होता है। तो ये सर्कुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। क्या है बताना एक बार? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सो बेटा इन आवर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। मतलब एक्चुअली तीन चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहला होता है ब्लड, दूसरा है बेटा हार्ट, और तीसरा है ब्लड वेसल। तो ये तीन चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। क्या क्या बताना एक बार? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। सो इन तीनों को मिला के हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्या होता है? रेगुलेट होता है। सो टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हम यहाँ पे देखते बेटा, वेस्कुलर सिस्टम जो है इसके अंदर दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है बेटा टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा क्या है? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड vascular system can be divided into two part। पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज। ओके बेटा, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप का जो होता है ये आपको इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बेटा ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। ओके, क्लोज टाइप का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इसके अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेगा बेटा हायर ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, यहां पर जो होता है हायर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है। तो ब्लड
वैस्कुलर सिस्टम क्लोज एंड ओपन में यहाँ पे कुछ डिफरेंस पॉइंट दिए गए हैं बोर्ड में, आपको ये राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर सिस्टम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे आपको 5 से 6 पॉइंट याद रखना कंपलसरी है। तो देखते हैं वन बाय वन इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वियर द हीमोलिम्फ बाथ ऑर्गन एंड टिश्यू डायरेक्टली। यहाँ पे जो और ये होता है बेटा, क्या होता है यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है, और हीमोलिम्फ डायरेक्टली ऑर्गन और टिश्यू के अंदर चला जाता है। देयर इज नो डिस्टिंक्ट बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता। फाउंड इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, देखना बेटा ये इनवर्टिब्रेट्स में आता है, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में होता है। ब्लड इज पंप्ड इनटू बॉडी कैविटी, यहाँ पे जो उसकी बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे ब्लड चला जाता है। उसके बाद है कंटेन अ डॉर्सल ब्लड वेसल, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा ये डॉर्सल ही होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बेटा वेंट्रल साइड में होता है। द कैपिलरी सिस्टम इज नॉट फाउंड, यहाँ पे बेटा कैपिलरी नहीं बनते क्योंकि ब्लड वेसल यहाँ पर नहीं बनते हैं। टिश्यू इज सराउंडेड बाय ब्लड, यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड से सराउंड होते हैं। उसके बाद है ओनली न्यूट्रिएंट आर एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ओनली न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ब्लड को गैस को कैरी करने वाला जो पिगमेंट होता है वो नहीं होता। जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन गैस को कैरी कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन के जैसा कोई भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नहीं होता, इसकी वजह से वहां पे बस न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैस का नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। गैसेस आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, जैसे कि ऊपर है मैंने आपको बता दिया। द फ्लूइड विच फ्लो इन दिस सिस्टम नोन एज हीमोलिम्फ, यहाँ पे जो ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। एक्चुअली इसको ब्लड नहीं कहते, जो फ्लूइड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको बड़ा अपन हीमोलिम्फ कहते हैं। उसके बाद है नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर फाउंड इन हीमोलिम्फ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन नॉट बी कंट्रोल, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो नॉर्मली अडल्ट में 5 लीटर तक होता है, तो ये वॉल्यूम रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। ब्लड फ्लो वेरी स्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो होता है, जहां पे ज्यादा प्रेशर के थ्रू नहीं होता। अब जो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं पूरे विरुद्ध पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं ये मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो इधर देखना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वियर ब्लड सर्कुलेट विद इन क्लोज वेसल, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लोज वेसल के अंदर होता है। ब्लड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिस्टिंक्ट होता है। फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर बेटा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड इज पंप्ड थ्रू द वेसल्स, यहाँ पे ब्लड जो होता है वेसल के थ्रू क्या होता है बेटा, पंप होता है। कंटेन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, यहाँ पे डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड में भी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा। कैपिलरी सिस्टम इज फाउंड, यहाँ पे कैपिलरी सिस्टम फाउंड होता है। ब्लड डू नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या होता है, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। ब्लड डायरेक्टली सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर इंटर नहीं करता है। उसके बाद है गैसेस एंड न्यूट्रिएंट आर एक्सचेंज वाया दिस फ्लूइड, मतलब बेटा टिश्यू फ्लूइड जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑकर, यहाँ पे गैस एज वेल एज न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लूइड वियर फ्लो इन दिस सिस्टम नोन एज ब्लड, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है, इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर फाउंड, ओके बेटा यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, उसी के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है गैस का। ओके उसके बाद है ब्लड फ्लो कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल किया जाता है। ब्लड फ्लो इन फास्ट वे, ओके बेटा यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, फास्ट होता है। सो दीज आर सम डिफरेंस पॉइंट बिटवीन closed blood circulatory system and open type of blood circulatory system. So try to understand this concept and try to acknowledge this concept. Okay बेटा, पता चला? Yes or no? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब वो जो पार्ट मैंने आपको यहां पे बताया है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है
कोई यहाँ का पार्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, यहाँ पे ब्लड होगा, हार्ट होगा एंड ब्लड वेसल्स होगा। क्योंकि ह्यूमन के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन की अगर बात करते हैं अपन, तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसे होता है बताना एक बार, क्लोज्ड टाइप का होता है। तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड होगा, हार्ट होगा एंड ब्लड वेसल्स होगा। इस ब्लड वेसल्स के वजह से ही अपन इसको क्या कहते हैं, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दिया गया है सबसे पहले ब्लड। तो सबसे पहले ये जो कंपोनेंट है ब्लड, अपन इसको यहां पे ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं। सो कीप द हेडिंग बेटा ब्लड। ब्लड किसे कहा जाता है? ओके, सो ब्लड क्या है? ब्लड ये हमारे बॉडी का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है और ये बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है बेटा, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये यहां पर कैसा है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये मिजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ओके, मिजोडर्मली ओरिजिन होता है। ये बेटा रेड कलर का होता है। ओके, उसके बाद बेटा इसका जो पीएच है वो 7.4 के नियर बाय होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट। इसका ए मेन काम होता है। तो ब्लड के बारे में और ऐसे बहुत सारे कोई फैक्टर्स है बेटा, उसकी बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सो बेटा ब्लड का अपन कंपोजिशन देखते हैं। सबसे पहले ब्लड कंपोजिशन। सो ब्लड के अंदर क्या क्या है, समझो कोई पेशेंट है, उसका ब्लड निकाल लिया, उसके बाद हमने इसको टेस्ट ट्यूब में रखा, तो कुछ समय के बाद आप देख सकते हो जो हेवी पार्ट है वो ऐसे सेटल डाउन होता है जो कि रेड कलर का होता है। और बेसिकली इस रेड कलर के अंदर जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। और जो वहां पे कम वेट का पार्ट है, जो वहां पे उसको कहते हैं बेटा प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा कितना होता है ब्लड के अंदर, 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं बेटा 45%। कितने होते हैं, 45% होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर बेटा प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 7%। उसके बाद वाटर होता है बेटा 91%। क्या? और अदर एलिमेंट या सोल्यूट होते हैं बेटा यहाँ पर 2% होते हैं। सो ये है प्लाज्मा का कंपोजिशन। फिर इस 7 टाइप के प्रोटीन है, 7% के प्रोटीन है, इसमें क्या क्या होता है, अल्ब्यूमिन होता है, उसके बाद बेटा ग्लोब्यूलिन होता है, और उसके बाद बेटा फाइब्रिनोजन होता है। अल्ब्यूमिन ये किसके लिए काम आता है, तो अल्ब्यूमिन बेटा ये हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर रेगुलेट करने के काम आता है। ग्लोब्यूलिन किसके काम आता है, तो ग्लोब्यूलिन बेटा हमारा डिफेंस सिस्टम मतलब बेटा इम्यूनो सिस्टम बनाने के काम आता है, यहाँ से एंटीबॉडी बनती है। और फाइब्रिनोजन बेटा ब्लड कोएगुलेशन के काम आता है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर को ये मेंटेन करेगा, मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन करेगा अल्ब्यूमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन, ये हमारे इम्यूनिटी बनाता है, मतलब ये यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है, यानी कि ये बेटा यहाँ पे एंटीबॉडी बनाता है। उसके बाद फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड कोएगुलेशन में काम आता है। अदर सोल्यूट के अंदर कौन कौन आते हैं, आयंस आते हैं, न्यूट्रिएंट आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आता है, गैस आता है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस आते हैं। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में बेटा हार्मोन आते हैं और विटामिन आते हैं। गैसेस के अंदर बेटा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बेटा अमीनो जो यहाँ पे मतलब एमिनो एसिड्स वगैरह जो जो है इसके अंदर यहाँ पर आता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, मतलब ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो वो होते हैं यहाँ पर। न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेटा जो अपन खाते हैं वो आता है। और आयंस के अंदर बेटा Na+, Cl-, उसके बाद Ca++, ऐसे यहाँ पर आयंस होते हैं। ये बात याद रखनी है बेटा। फॉर्म्ड एलिमेंट जो यहाँ पर 55% है, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा इसमें सबसे ज्यादा होता है RBC, जिसको अपन कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल। दूसरा होता है बेटा यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है यहाँ पे प्लेटिलेट्स। बेटा 2.2 to 6.2 मिलियन पर mm³ इतना यहाँ पे आरबीसी हमारे ब्लड में होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात किया जाएगा तो 5 to 10,000 पर mm³ इतना होता है। और प्लेटिलेट्स बेटा 2.5 से 4 लाख तक यहाँ पे होता है। ये बात ध्यान रखनी है बेटा। डब्ल्यूबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट। इसके अंदर बेटा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल ये आते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। और बाकी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स ये आते हैं नॉन ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। तो ये पूरा हमारे ब्लड का कंपोजिशन है। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, 55% प्लाज्मा,
45% फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद बेटा प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर, अदर सोल्यूट 2% एंड प्लाज्मा प्रोटीन 7%। फिर प्लाज्मा प्रोटीन में अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन आता है। अदर सॉल्यूट में आयन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस आते हैं। फिर बेटा डब्ल्यूबीसी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स में तीन चीजें आती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर कम्स अंडर द नॉन ग्रैन्युलोसाइट्स, या फिर जिसको कहा जाता है बेटा अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड कंपोजिशन। इसको हमें डिटेल में देखना होगा। बात क्लियर बेटा? यस सर नो? चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा की। तो मुझे एक बात बता दो, प्लाज्मा जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 55% होता है, जो कि स्ट्रॉ कलर का स्लाइटली अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। वाटर जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, 90% या 91%। प्रोटीन के अंदर बेटा यहाँ पे आपने देखा है अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, दिस आर द कोयागुलेशन, मतलब बेटा वो यहाँ पर कोयागुलेशन के काम आते हैं, जो कि 7 to 8% होता है। इन ऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर बेटा Na प्लस, के प्लस, Mg प्लस प्लस, Ca प्लस प्लस, Fe प्लस प्लस प्लस, Mn प्लस प्लस, Cl माइनस, HCO3 एंड PO3 माइनस, इतना यहाँ पे आयंस आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली 1% यहाँ पे हो सकता है, 1 to 2%। अदर एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा? तो इसके अंदर फूड आएगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स आएंगे। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? ग्लूकोज आता है, एमिनो एसिड आता है, फैटी एसिड आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है। उसके बाद बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है एंड क्रिएटिनिन है। रेगुलेटर्स, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो रेगुलेट करते हैं फंक्शन, उसके अंदर हार्मोन आएगा, एंजाइम आएगा एंड विटामिन आएंगे। एंटी कोएगुलेंट्स के अंदर बेटा हिपैरिन आता है। ओके बेटा, जो हमारे ब्लड के अंदर कोएगुलेशन से बचाता है, मतलब जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है तो ये हिपैरिन हमारे ब्लड को क्या नहीं होने देता, कोएगुलेट नहीं होने देता। उसके बाद है बेटा कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज। उसके बाद है यहाँ पे डिजॉल्व्ड गैसेस के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन भी आ सकते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर ब्लड। ओके, ब्लड के अंदर के ये क्या है? एलिमेंट्स है। अब हमें देखना है बेटा, यहां पर प्लाज्मा की बात खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर बेटा यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है। ओके, तो यहां पर अपन देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर कौन कौन आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये बात है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा आरबीसी। आरबीसी कैसे है, क्या है, क्या करते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आरबीसी। तो आरबीसी यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो बेटा ये ऐसी एक आरबीसी है जिसका की शेप कैसे है बेटा? बाय कॉनकेव शेप है। अगर आपने बालूशाही देखी है बेटा, बालूशाही, तो बालूशाही कैसे होती है? बीच में ऐसे गड्ढा होता है और ऊपर से ऐसा स्वेलन पार्ट होता है। तो वो जो शेप है उसको क्या कहते हैं बेटा? बाय कॉनकेव शेप। तो ये जो यहाँ पर शेप है इसको अपन क्या कहते हैं? बाय कॉनकेव। ये बाय कॉनकेव होती है। उसी के साथ साथ बेटा जो मैच्योर आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। ये कैसी होती है बेटा? ई न्यूक्लिएटेड होती है। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, इसका शेप आपको ध्यान में रखना है। ओके बेटा, आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको ये बात बताने का बिल्कुल 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 प्रयास करता हूं। सो आरबीसी का मेन काम क्या होता है? इस आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, एचबी मॉलिक्यूल। ओके, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के कारण यहाँ पर ये क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? ये O2 को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, CO2 को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। या फिर अपन यहाँ पे नाइट्रोजन की बात लेंगे तो थोड़े आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑक्सीजन एंड CO2 ये जो गैस होता है इसको ट्रांसपोर्टेशन में लाने का काम इस CHB का होता है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान में रखनी चाहिए। सो बेटा आरबीसी के बारे में। ओके बेटा, अब बात करते हैं अपन आरबीसी। आरबीसी जो है बेटा यहां पर इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। ओके, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है अरिथ्रोपोएसिस।
ओके, अगर उसका नंबर घट जाता है तो उसे कहा जाता है अरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। किसके बारे में बेटा? आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें। फिर आरबीसी क्या करते हैं बेटा? कि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो यहाँ पे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये आरबीसी के अंदर का एच बी मॉलिक्यूल CO2 को बाइंड करेगा तो यहाँ पे बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा तो यहाँ पे बनता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके बेटा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आरबीसी का मेन काम क्या होता है ये आपको बात बताई है। जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे आरबीसी का काउंट बढ़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी की गैस की डिमांड बढ़ जाती है। ओके, इसके कारण वहां पे क्या होता है? नंबर बढ़ता है। उसको ही अपन कहते हैं बेटा अरिथ्रो साइटोसिस। क्या कहते हैं बेटा? अरिथ्रोसाइटोसिस। ये अरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ओके, इंक्रीज इन नंबर नहीं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसको क्या कहते हैं? अरिथ्रोपोएसिस। अगर इसका नंबर घट जाता है तो अरिथ्रोसाइटोपेनिया। और इसका हाई अल्टीट्यूड पे जब नंबर बढ़ता है तो उसे कहते हैं अरिथ्रोसाइटोसिस। ओके, जब इसका नंबर बढ़ता है तो इसको कहते हैं अरिथ्रोसाइटोसिस। इतनी बातें आप आरबीसी के बारे में ध्यान में रखोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। और आरबीसी के बारे में कुछ बातें हैं बेटा। इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर इसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो बेटा लिवर एंड स्प्लीन में होता है। कहाँ पे होता है? लिवर एंड स्प्लीन। फॉर्मेशन कहाँ पे? फीटस में। ओके, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कहाँ पे होता है? लिवर एंड स्प्लीन। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका लाइफ स्पैन बेटा 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद हमारे ग्रेवयार्ड सिस्टम के अंदर इसको क्लीन किया जाए, सॉरी कील किया जाता है। और हमारा ग्रेवयार्ड सिस्टम क्या है? हमारा ग्रेवयार्ड सिस्टम है बेटा टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड लिवर। तो यहाँ पे उसको कील किया जाता है। ये बात हमें आपको आरबीसी के बारे में बतानी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर WBC। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन इज द WBC। बेटा WBC का और एक नाम क्या है? ऐसे अगर आपको कोई पूछता है तो आप यहाँ पे जरूर बताना। WBC आल्सो कॉल्ड द व्हाइट ब्लड सेल। इसको और एक नाम है बेटा ल्यूकोसाइट्स। ओके बेटा, उसके बाद इसका जो नेचर है ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसके साथ साथ ये कलरलेस होते हैं, उसके साथ साथ ये लार्जर देन आरबीसी होते हैं। उसके बाद सम WBC के पास पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। पॉलीलोब्ड मतलब एक से ज्यादा लोब का न्यूक्लियस होता है, मतलब मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। बेटा 2 से 7 लोब तक भी न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, जो कि आपको न्यूट्रोफिल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दे विथ इरेगुलर शेप। ओके बेटा, इनका जो शेप होता है वो कैसे होता है? इरेगुलर शेप होता है। आप सीटी और नीट में यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो यहाँ पर पार्ट लिखे हुए ये शॉर्ट नोट्स है बेटा, ये एज इट इज आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिख सकते हैं। तो मेरा इस बैच का और इस एकलव्य बैच का जो कंटेंट है उसका यही मोटो रहेगा कि आपका नीट सीईटी क्लियर हो और बोर्ड में भी आप अच्छी प्रकार से इसको लिख पाए। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं WBC का। दे हैविंग एम्यूबॉइड मूवमेंट। इनके पास बेटा एम्यूबॉइड मूवमेंट होता है, मतलब वो जो कैपिलरी का होल होता है उससे वो बाहर आ सकते हैं। उसको अपन क्या कह सकते हैं? डायपेडेसिस कह सकते हैं। सो ड्यू टू एम्यूबॉइड मूवमेंट दे कैन कम्स आउट फ्रॉम द कैपिलरी कॉल्ड द डायपेडेसिस। ओके बेटा, इसको क्या कहा जाता है? डायपेडेसिस कहा जा सकता है। मतलब WBC जो है इरेगुलर शेप के होने के कारण यहाँ पर ये ऐसी कैपिलरी होती है बेटा, ये हमारी कैपिलरी है। तो ये कैपिलरी का समझो होल है। ओके, ये कैपिलरी के छिद्र है समझो। तो जब ये WBC हमारे ब्लड के माध्यम से आएगी, समझो ये ऐसी WBC बेटा इरेगुलर शेप की, यहाँ पर ऐसा कोई वायरस या फिर ऐसा कोई यहाँ पर पैथोजन आ गया, अब इसको कील करना है। WBC का मेनली काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंट्री करता है पार्टिकल उसको कील करना, उसको एंगल्फ करना। अब ये जो WBC यहाँ से एस अमियोबॉइड मूवमेंट करने की वजह से ये यहाँ से बाहर आ सकती है
और इसको ऐसे एंगल्फ कर सकती है। तो ये जो बाहर आने का मूवमेंट है इसको क्या कहा जाता है, डायपेडेसिस कहा जाता है। ड्यू टू एमियोबॉइड मूवमेंट दे कैन कम्स आउट कैपिलरी होल एंड दे कैन एंगल्फ अदर एनी पैथोजन, दिस इज कॉल्ड द डायपेडेसिस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी आर सोल्जर इन आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी बनाने के काम आते हैं, तो अपन इसको बेटा हमारे बॉडी के सोल्जर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि ये फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर हुआ था, इसको मारने का काम करते हैं, मतलब ये हमारा संरक्षण करते हैं, इसलिए अपन इसको सोल्जर्स भी कहा जा सकता है। दे इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, यही बेटा हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए कौन काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी काम करते हैं, ऐसे अपन यहाँ पे खासगी तौर पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जिसकी मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये एज इट इज आपको ध्यान में रखना बेटा, ये शॉर्ट नोट्स है जो कि मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में देने का प्रयास किया है। सो पहली कॉन्सेप्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। सो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है तो उसको बेटा ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का नंबर कब बढ़ सकता है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन की एंट्री हुई है, आपको कुछ इन्फेक्शन हो चुका है तो इसका नंबर बढ़ सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके बॉडी में भी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ाया जाता है, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। इन चाइल्ड, अगर आप अडल्ट की बात करोगे और चाइल्ड की बात करोगे तो बेटा चाइल्ड की बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इस वातावरण में नया होता है, उसको बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एक्वायर करना होता है, इसके कारण उसके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होता है। और डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होने के कारण ही वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, कोई छोटा बच्चा है बीमार पड़ जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो कुछ दिन के बाद क्योर हो सकता है, लेकिन वही अगर आप ओल्ड एज पर्सन में देखोगे कोई डिसीज हो जाएगा तो उसका क्योर होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर वो जो पीरियड है वो थोड़ा डिले हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में डब्ल्यूबीसी का काउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पर्सन और अडल्ट पर्सन। ओके, पहली कॉन्सेप्ट हो गई। दूसरी कॉन्सेप्ट ल्यूकोसाइटोपेनिया। बेटा ल्यूकोसाइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी के काउंट में फॉल आ जाता है तो अपन उसको ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये ल्यूकोसाइटोपेनिया की कंडीशन अपन कब कह सकते हैं, अगर आपके डब्ल्यूबीसी का नंबर 4000 से भी कम है तो यहां पे कह सकते हैं। ये कब होता है, ड्यूरिंग एचआईवी इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है तो एचआईवी वायरस मेनली हमारे एक्वायर इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करता है, हमारे डब्ल्यूबीसी को खाने का काम करता है, जिसके कारण डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है। उसके बाद इन एड्स, जब कोई पर्सन एचआईवी इन्फेक्शन से एड्स की कंडीशन में चला जाता है तो उसके बॉडी के अंदर भी ल्यूकोसाइटोपेनिया का कंडीशन देखने को मिलेगा। और टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो बेटा अल्टीमेटली उसका ल्यूकोसाइटोपेनिया वाला कंडीशन अराइज होगा। सो बेटा ध्यान देना, एक्चुअल में सबसे पहले तो एचआईवी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद एचआईवी इन्फेक्शन के बाद एड्स हो जाता है, और एड्स का लास्ट फेज होता है बेटा यहाँ पे टीबी, तो वो पर्सन टीबी से मर जाता है। ओके, उसके बाद है ल्यूकेमिया। सो बेटा ल्यूकेमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोली। बेटा ल्यूकेमिया नथिंग बट द ब्लड कैंसर, इसको क्या कहा जाता है बेटा, ब्लड कैंसर कहा जाता है, ब्लड कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर है अनकंट्रोली बढ़ जाता है। बस ल्यूकोसाइटोसिस मतलब नॉर्मल इन्फेक्शन के बाद नंबर बढ़ना, लेकिन डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर अनकंट्रोली बढ़ रहा है तो वो पर्सन कैंसर की कंडीशन में होता है। ओके, ल्यूकेमिया अल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर दिया गया है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, तो 5000 से 10000 पर mm3, ये नॉर्मल काउंट है बेटा डब्ल्यूबीसी का। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। बात क्लियर बेटा, तो यहां से आपको क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस हो सकता है, तो इस स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो आफ्टर दैट डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे कैटेगराइजेशन आपको दिया गया है। सो डब्ल्यूबीसी ब्रॉडली कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नंबर 1 इज द ग्रैन्युलोसाइट्स एंड नंबर 2 इज द अग्रैन्युलोसाइट्स। तो बेटा पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके बेटा, और दूसरा क्या है, अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर 3 एग्जांपल आते हैं बेटा, न्यूट्रोफिल, दूसरा आता है बेटा बेसोफिल, और तीसरा आता है यहाँ पे इवोसिनोफिल। और बेटा अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे है बेटा मोनोसाइट्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी 5 होते हैं, उसमें से 2 अग्रैन्युलोसाइट्स कहे जाएंगे और 3 यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स कहे जाएंगे। तो अब वन बाय वन अपन इसको डिटेल में स्टडी करना
चाहिए। सो बेटा सबसे पहला है न्यूट्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल है बेटा। तो न्यूट्रोफिल के इधर के पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, यही पॉइंट मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बताए हैं। न्यूट्रोफिल्स का जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स है, तो इसके अंदर लार्ज साइज के, सॉरी स्मॉल साइज के और लार्ज नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 3 से मतलब 2 से 5 लोब का न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 3 लोब का न्यूक्लियस यहाँ पर दिया गया है। कितने लोब का न्यूक्लियस है बेटा, ऐसा 3 लोब का न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस एंड स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स, ये इसका क्या है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है। तो यहां पर आप देख सकते हो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला ये टोटल डब्ल्यूबीसी में कितना प्रतिशत है, तो 70% है। उसके साथ साथ इसकी स्टेनिंग जो होती है ये न्यूट्रल स्टेनिंग होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये पॉलीलोब्ड न्यूक्लियस है। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, लोब मतलब लोब, ओके बेटा। तो 2 से 7 लोब का न्यूक्लियस हो सकता है। उसके बाद दे कैन शो फैगोसाइटिक एक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। इसके अंदर बेटा फैगोसाइटोसिस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहां पे दिया गया है दे कैन शो एम्यूबॉइड मूवमेंट, ये एम्यूबॉइड मूवमेंट भी दिखला सकता है। और उसके बाद यहां पे पस के अंदर डेड न्यूट्रोफिल्स, डैमेज्ड टिश्यू एंड डेड मायक्रोब्स होते हैं। जो पस होता आहे बेटा आपल्याला लागल्यानंतर जो पू होतो, ओके, जर तुम्हाला जखम झाली आणि त्याच्यामध्ये जर पाणी झालं त्याला आपण पू म्हणतो, ज्याला की पस असं म्हणतात। तर त्या पस मध्ये मेनली काय असतात, डेड न्यूट्रोफिल्स असतात। सो दीज आर द सम पॉइंट्स फॉर द न्यूट्रोफिल्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है बेटा बेसोफिल। बेसोफिल का जो आइडेंटिफिकेशन वो क्या है, लेस नंबर है, ग्रैन्यूल्स का नंबर लेस है लेकिन उनका साइज ज्यादा है। देखना, लार्ज साइज एंड लेस नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसी। बेटा डब्ल्यूबीसी है मतलब इसका आकार कैसे होगा, इरेगुलर शेप का। देखना बेटा ये इरेगुलर शेप का है, ये इरेगुलर शेप का है। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स है मतलब ये ग्रैन्युलोसाइट्स है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है बेटा, ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है। वन सेकंड बताना कैसे न्यूक्लियस होता है बेटा, ये देखना ऐसा ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है। बात क्लियर कि नहीं, यस और नो। तो ये ऐसा ट्विस्टेड न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकता है। तो इतनी बातें आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है। बात क्लियर बेटा, ये टर्नो इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं। तो एक एक पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। पहला दिया है बेटा, ये क्या है, ग्रैन्यूल्स है, लार्ज साइज एंड लेस नंबर के ग्रैन्यूल्स है। इसको स्टेनिंग अपन बेसिक स्टेन मिथियोलिन ब्लू से कर सकते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है बेटा ट्विस्टेड है और ये बस 5 से 0.5 to 1% ही होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में। दे आर नॉन फैगोसाइटिक, इनके अंदर फैगोसाइटोसिस की एबिलिटी नहीं है। इन्वॉल्विंग इन इन्फेक्शन एंड एलर्जी कंडीशन, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है या फिर आपको किसी की एलर्जी है तो उस एलर्जी कंडीशन में इनका नंबर बढ़ जाता है, मतलब ये काम करते हैं। सो दे सिक्रीट, ये 3 प्रकार के यहां पर सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। पहला है बेटा यहाँ पे हिपैरिन, पहला क्या है बता देना एक बार, हिपैरिन है। दूसरा है यहाँ पे सीरोटोनिन, क्या है, सीरोटोनिन। और तीसरा है यहाँ पे हिस्टामाइन, क्या है बताना एक बार, हिस्टामाइन है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आपको यहाँ से सवाल आ सकते हैं, हिपैरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन सिक्रेटेड बाय, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है बेसोफिल। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे इओसिनोफिल। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल का मतलब है यहाँ पे और एक नाम से जाना जाता है एसिडोफिल, क्योंकि इसको स्टेनिंग बेटा एसिडिक स्टेन से, इओसिन से की जाती है, इसलिए इसको इओसिनोफिल भी कहा गया है। तो बेटा इओसिनोफिल ग्रैन्युलोसाइट्स है, इसका मतलब इसके अंदर तो आपको ग्रैन्यूल्स दिखने ही दिखने चाहिए। तो इसके अंदर आपको ऐसे ग्रैन्यूल्स दिख सकते हैं जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे बेटा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस से इसकी पहचान होती है बेटा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे देखना, ये इधर का एक लोब है और इधर का एक लोब है, ये फर्स्ट लोब और इसको सेकंड लोब कहा जाएगा। तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस ये इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सो बेटा ये ग्रैन्युलोसाइट्स है जहां पे अपन लाइसोसोमल एक्टिविटी, इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स है बेटा वो लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले दूसरे ग्रैन्यूल्स के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं था, यहां पे बताया जा रहा है बेटा कि ये जो ग्रैन्यूल्स है ये कैसे है, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स है। 1 to 3% इसका यहाँ पे परसेंटेज होता है टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एंटी हिस्टामिक एक्शन दिखाने की एबिलिटी होती है। उसके साथ साथ बेटा एंटी टॉक्सिक एक्शन भी यहाँ ये शो कर सकते हैं। और ये बेटा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, और इनका जो न्यूक्लियस है ये बेटा बाइलोब्ड होता है। इतने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अगर आपने ईओसिनोफिल के बारे में ध्यान में रखे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दिस इज अबाउट द ग्रैनुलोसाइट्स। आफ्टर दैट अग्रैनुलोसाइट। बेटा अग्रैनुलोसाइट्स में पहला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये हमारे प्रॉपर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है। यहां से बेटा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ऐसे दो पार्ट होते हैं। बी लिम्फोसाइट मतलब ओ लिम्फोसाइट जो कि व्हाइट बोन मैरो में ही तैयार हुए और वहीं पे ही मैच्योर हुए, उसको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है ओ लिम्फोसाइट जिसका फॉर्मेशन तो व्हाइट बोन मैरो में हुआ है लेकिन उनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। तो थाइमस का टी उठाया तो जिनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होगा उनको बेटा टी लिम्फोसाइट कहा गया है। सो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर द पार्ट ऑफ आवर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाने का काम कौन करते हैं? तो ये करते हैं। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे तो ये बेटा यहां पर बनाते हैं ये वाली इम्यूनिटी। ओके, सो ये देखना इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ये लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होगा। कैसे होता है? लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। ये ऐसा लार्ज राउंड न्यूक्लियस है और इसके अंदर आपको कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, कुछ भी ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसा अगर कोई पार्ट है, ऐसा कोई अगर फैक्टर है तो इसको क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे आप इसके कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखने का बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं। सो बेटा लिम्फोसाइट जो है ये ग्रैन्युलोसाइट से अग्रैन्युलोसाइट से, इसकी साइज है बेटा स्मॉलेस्ट इन ऑल डब्ल्यूबीसी। सभी डब्ल्यूबीसी में सबसे स्मॉलेस्ट साइज कौन सी है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है बेटा ये वाला साइज है। इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है। 2 से 3 टाइप के यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यहां से बेटा एक ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाता है और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है। एक्चुअल में पूरा ये जो टी लिम्फोसाइट है बेटा ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है। क्या बनाता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये बनाता है बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, बात क्लियर बेटा? चलो, उसके बाद बेटा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में देखना यहाँ पे दिया है बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट के कुछ पॉइंट आपको बताया है। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन वाइट बोन मैरो एंड मैच्योर आल्सो इन वाइट बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा इनका फॉर्मेशन तो वाइट बोन मैरो में होता है लेकिन उनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट के ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कुछ ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद आ जाओ बेटा बी लिम्फोसाइट के अंदर। ये बी लिम्फोसाइट बेटा यहाँ पे मेल नहीं है बेटा, मेड है। ओके, मेड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये क्या बनाते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाते हैं। और टी लिम्फोसाइट बेटा सेलुलार इम्यूनिटी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? सेलुलार इम्यूनिटी बनाते हैं। बात क्लियर बेटा? यस और नो? चलो, इसके अंदर हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल ऐसे टाइप के टी सेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके बेटा, फिर लास्ट में आता है मोनोसाइट्स। क्या आता है बताना एक बार? मोनोसाइट्स आता है। मोनोसाइट भी यहाँ पे क्या होता है? फैगोसाइटिक होता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप का होता है या फिर बीन शेप का होता है। याद रखना बेटा ये ऐसा किडनी शेप या फिर बीन शेप का न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है। मतलब बेटा ये क्या है? मोनोसाइट्स है। 1 सेकेंड बताना क्या है? मोनोसाइट्स। सिंपल सा पार्ट था, सिंपल सा फैक्टर था, समझ में आ गया बेटा? ये सर नो इसके कुछ पॉइंट्स है जो आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा मोनोसाइट्स, ये अग्रैन्युलोसाइट्स है, लार्ज इन ऑल डब्ल्यूबीसी। सभी डब्ल्यूबीसी में अगर सबसे लार्ज साइज किसका है तो इसका है बेटा। इसका जो न्यूक्लियस है ये इसका आइडेंटिफिकेशन का कारण बनता है जो कि बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप का होता है। और ये फैगोसाइटिक होता है, बैक्टीरिया एंड डेड सेल को एंगल्फ करने के लिए ये काम आता है। उसी के साथ साथ बेटा only monocytes and neutrophils can show phagocytic action. ओके, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दोनों क्या करते हैं? फैगोसाइटिक एक्शन दिखाने का कार्य करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होंगी। सो बेटा आप इस डायग्राम को देख के ही इनके नाम पहचान सकते हो। ओके, पहला यहाँ पे है न्यूट्रोफिल्स। बेटा न्यूट्रोफिल का आइडेंटिफिकेशन क्या है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस एंड ग्रैन्यूल। सो बेटा न्यूट्रोफिल। बेटा बायलोब्ड न्यूक्लियस एंड ग्रैन्यूल, इओसिनोफिल का आइडेंटिफिकेशन। ग्रैन्यूल्स है और ट्विस्टेड न्यूक्लियस है, बेसोफिल का आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद बेटा सबसे लार्ज राउंडेड स्पेरिकल न्यूक्लियस है, लिम्फोसाइट का आइडेंटिफिकेशन है। और बेटा बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, ये बेटा मोनोसाइट का आइडेंटिफिकेशन है। तो बस आप न्यूक्लियस देख के इसका
आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ये आपके लिए बेटा एज अ होमवर्क है। ओके, उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके बेटा, लास्ट फॉर्मड एलिमेंट्स के अंदर अपन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स को। तो थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट आल्सो कॉल्ड द प्लेटलेट्स। ओके, ये स्मॉलेस्ट होते, सभी डब्ल्यूबीसी सॉरी सभी ब्लड सेल के अंदर ये क्या है, सबसे स्मॉल साइज के होते हैं। उसके बाद दे आर फ्रैगमेंट, तो दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट्स हैं। बात क्लियर बेटा? क्या है बताना एक बार, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट है। और इनका जो काउंट है बेटा ये 2 से 2.5 लाख पर एम क्यूब इतना होता है। एंड दे आर इरेगुलर शेप होते हैं बेटा, विदाउट न्यूक्लियस, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोसिस सॉरी थ्रोम्बोपोएसिस का मतलब है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, उसके बाद बेटा थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है यहाँ पे इंक्रीज इन काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन कहां पे होता है इनका, तो रेड बोन मैरो में होता है। और इनका फंक्शन क्या है, दे परफॉर्मिंग मेजर रोल इन ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा रोल अगर कोई परफॉर्म करती है तो वो प्लेटलेट्स वाला पार्ट यहाँ पे करता है। ओके, ये हो गए फॉर्म एलिमेंट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट। सबसे ज्यादा अपन यहाँ पे हार्ट की बात करेंगे। तो हार्ट के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो आपके सामने रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं। सो हार्ट की जो कवरिंग है बेटा, हार्ट की जो कवरिंग है, इनका पहला तो काम है बेटा प्रोटेक्शन करना। दूसरा इनका काम है बेटा शॉक एब्सॉर्बेंट का काम। जैसे मैं यहाँ पे उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, हम भाग रहे हैं, तो हमारे हार्ट को शॉक हो सकता है, शॉक बैठ सकता है, तो उसको शॉक एब्सॉर्बेंट का काम करने का काम हार्ट की कवरिंग करती है। हार्ट की कवरिंग जो है उसको बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं बताना एक बार, पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं। आउटर कवरिंग जो है इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब इस पेरिकार्डियम को अपन यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हार्ट कवरिंग के अंदर जो पेरिकार्डियम है इसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। कार्डियम इट मींस दैट हार्ट, पेरी मतलब सराउंडिंग, हार्ट के सराउंडिंग में जो कवरिंग है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। सो बेटा इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस मतलब बेटा आउटर पेरिकार्डियम, ओके, सबसे बाहर वाला जिसका मेनली काम होता है प्रोडक्शन। दूसरा है बेटा सीरस पेरिकार्डियम। नाउ दिस सीरस पेरिकार्डियम स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट, स्प्लिटेड इनटू 2 लेयर। outer layer of serous pericardium which is directly contact with fibrous pericardium is the parietal pericardium। ओके बेटा, ये क्या है, parietal pericardium। और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। मतलब सीरस पेरिकार्डियम 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। तो सीरस पेरिकार्डियम का आउटर जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं parietal pericardium, जो कि डायरेक्टली किसके टच में होगा बेटा, विच इज डायरेक्टली टच विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम। और अंदर का जो लेयर होता है उसे कहते हैं बेटा विजरल पेरिकार्डियम। ये इनर लेयर होता है सीरस पेरिकार्डियम का, जो कि डायरेक्टली टच में होता है हमारे हार्ट वॉल का। ये हार्ट की कवरिंग है। और हार्ट की वॉल फिर 3 पार्ट में होती है, एपिकार्डियम, मेसो मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो दिस आर द वॉल ऑफ हार्ट एंड दिस आर द कवरिंग ऑफ हार्ट। याद रखना बेटा, हार्ट की कवरिंग अलग है और वॉल अलग है। सो हार्ट का जो वॉल है एपिकार्डियम, उसके डायरेक्टली टच में कौन होता है, तो ये विजरल पेरिकार्डियम। और फाइब्रस पेरिकार्डियम के डायरेक्ट टच में कौन होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम। और ये दोनों के बीच में, पैराइटल एंड विजरल के बीच में एक ऐसी कैविटी होती है, दोनों के बीच में ऐसी एक कैविटी होती है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है यहां पर पेरिकार्डियल कैविटी। ओके बेटा, तो इसका मैं आपको नाम बाद में बता दूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, ये है, ये हार्ट की वॉल है, ये हार्ट की क्या है, वॉल। इस हार्ट की वॉल में क्या है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो बेटा ये सबसे बाहर वाला क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद ये पार्ट 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, ये ध्यान देना बेटा। ये जो ये पार्ट है ना बेटा, ये है बेटा सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सीरस पेरिकार्डियम का आउटर पार्ट जो कि डायरेक्टली फाइब्रस पेरिकार्डियम के टच में होते हैं उसको कहते हैं बेटा पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। और अंदर वाला जो पार्ट है जो कि हार्ट वॉल के एपिकार्डियम को डायरेक्टली टच में होता है इसको कहते हैं विजरल पेरिकार्डियम, विजरल सीरस पेरिकार्डियम। और इनके बीच में एक ऐसी यहाँ पे कैविटी होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्सॉर्बन का काम करता है, हार्ट वॉल को मॉइस्चरस रखने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा हार्ट की वॉल। ओके बेटा, ये हार्ट की कवरिंग हो गई। अब हम देख रहे हैं बेटा हार्ट की वॉल। सो हार्ट की जो वॉल है 3 वॉल होती है बेटा। सबसे आउटर होती है एपिकार्डियम, मिडल वाली होती है बेटा यहां पर मायोकार्डियम,
और सबसे इनर वाली होती है बेटा एंडोकार्डियम। क्या होती है बता बेटा एंडोकार्डियम। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ये आपके पास एज अ नोट पॉइंट रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। बात क्लियर बेटा, ये स्वर्णो। चलो तो ये यहाँ पर ये डायग्राम भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर का है। तो ये हार्ट वॉल आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा हार्ट की बात, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं बेटा फ्रंटल व्यू एंड डॉर्सल व्यू। तो फ्रंटल व्यू एंड डॉर्सल व्यू में हार्ट कैसे दिखता है, ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो बड़ा यहाँ पर है ये वाला हार्ट। ओके, तो हमारे हार्ट के ऊपर क्या होते हैं, हार्ट के पास कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। ऊपर के 2 है उसको अपन यहाँ पे ऑरिकल कहते हैं या फिर अट्रिया कहते हैं, नीचे के 2 है उसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट साइड जो है हमारे हार्ट की वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, राइट हमारा जो हार्ट का पार्ट है वो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है। तो ये यहाँ पर जो जो हिस्सा हमने ब्लू पेन से ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड राइट पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। अगर एक्सटर्नल व्यू में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा एक लिगामेंट। ओके, यहां पर ऐसे इसको जोड़ने वाला एक लिगामेंट होता है, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक एंड ये अवोर्टा, इसको जोड़ने वाला एक लिगामेंट होता है। उस लिगामेंट का नाम बस आपको एक्सटर्नल व्यू में याद रखना है, उसको कहते हैं बेटा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ओके बेटा, सो लिगामेंटम आर्टेरियोसम, इट इज द फाइब्रस बैंड व्हिच अटैच पल्मोनरी ट्रंक एंड अवोर्टा। इट सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑल एम्ब्रियोनिक डक्ट कॉल्ड द डक्टस ऑरियोसस। ओके, जो डक्टस आर्टेरियोसस है बेटा ये उसका क्या है, यहां पर फॉसिल्स है, ऐसे अपन यहाँ पे कह सकते। ओके, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डॉर्सल व्यू में आप देख सकते हो ऐसी यहाँ पर 4 ओपनिंग है, जो कि पल्मोनरी वेन की है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं और लेफ्ट अट्रिया में जाके इंसर्ट करते हैं। एक्सटर्नल व्यू के बाद अपन आते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये बात आप सभी को यहाँ पे ड्रॉ करके बतानी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो अपन यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ करके लेते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ड्रॉ करेंगे। जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ओके, इस प्रकार से अब यहाँ पे जो है कैपिलरी मसल होगा, और यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर अराइज होंगे, जहाँ से बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल बन। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अंदर कुछ यहाँ पे वॉल होते हैं, इधर होगा यूस्टेचियन वॉल, इधर होगा थिबेशियन वॉल, इधर कोई भी वॉल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और इधर होगा ट्राइकस्पिड वॉल एंड इधर होगा बाइकस्पिड वॉल, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हो। तो वॉल की बात करते हैं बेटा, वॉल कौन से होते हैं। तो सबसे पहला वॉल, डायरेक्ट नोट पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यूस्टेचियन वॉल जो होता है बेटा ये इन्फेरियर वेना केवा की ओपनिंग को गार्ड करता है, और इसका काम क्या होता है बेटा, इट अवॉइड बैकवर्ड फ्लो थ्रू द इन्फेरियर वेना केवा। जब राइट अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है इन्फेरियर वेना केवा से, उसको अवॉइड करने का काम किसका होता है, यूस्टेचियन वॉल का। ये जो वॉल है बेटा इसको कहा जाता है यूस्टेचियन वॉल। ओके, और यूस्टेचियन वॉल ये ओपनिंग होती है बेटा
इन्फेरियर वेना केवा की। तो यहाँ पर ये इन्फेरियर वेना केवा है, ये इन्फेरियर वेना केवा ओपन होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से बैकवर्ड फ्लो अवॉइड करने के लिए ये वाला वाल्व काम करता है। समझ में आ गया? यस और नो? नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर थिबेशियन वॉल। थिबेशियन वॉल ये किसकी ओपनिंग को गार्ड करता है? तो इट गार्ड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। जो राइट अट्रिया के अंदर हमारे हार्ट वॉल के अंदर गया हुआ ब्लड कलेक्ट करता है उसको कहते हैं बेटा यहाँ पे कोरोनरी साइनस। और इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन के अंदर बैकवर्ड फ्लो अवॉइड करने का काम करता है थिबेशियन वॉल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, ये है बेटा थिबेशियन वॉल। थिबेशियन वॉल बेटा। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल बेटा ये राइट अट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट बिटवीन राइट अट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसका काम क्या होता है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे तो बैकवर्ड फ्लो राइट अट्रिया में ना हो, मतलब वेंट्रिकल से अट्रिया में ब्लड नहीं जाने के लिए ये वॉल यहाँ पे काम कर देता है। उसके बाद है बेटा मिट्रल वॉल, अल्सो कॉल्ड द डाइकस्पिड वॉल। ये लेफ्ट साइड में होता है और इसका काम होता है बेटा प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बेटा सेमिलुनार वॉल। सेमिलुनार वॉल ये पल्मोनरी ट्रंक में होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर बेटा सेमिलुनार वॉल होता है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक के बैकवर्ड फ्लो से क्या करवाता है? अवॉइड करवाता है। यही आपको ध्यान में रखना है। और अओर्टा के अंदर भी दूसरा सेमिलुनार वॉल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से क्या करेगा? रोक देगा। ये बात है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की। उसके बाद है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की पंपिंग एक्शन कैसे होती है? ओके, जैसे कि हमें पता है बेटा जब राइट साइड का अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। उसी समय बेटा राइट अट्रिया के अंदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अट्रिया के अंदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं बेटा पंपिंग एक्शन में हार्ट इज द मेन पंपिंग एक्शन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा उसको सिस्टोली कहते हैं और हार्ट के रिलैक्सेशन को बेटा यहाँ पे डायस्टोली कहते हैं। बात क्लियर है? ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। हार्ट बीट, ये आपको पंपिंग एक्शन बता रहा हूँ। हार्ट बीट जो होता है बेटा एक हार्ट बीट, सो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड its successive one relaxation, it means that one systole and one diastole, nothing but the one heartbeat। इसे क्या कहा जाता है? एक हार्टबीट। सो वन हार्टबीट नथिंग वन सिस्टोली फॉलोड बाय डायस्टोली, मतलब वन सिस्टोली प्लस वन डायस्टोली इज इक्वल टू वन हार्टबीट। और इस वन हार्टबीट को कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट एक बार बीट करता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, जिसको कार्डियाई साइकिल भी अपन आगे कहेंगे। हार्ट रेट क्या होता है बेटा? हार्ट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, कॉल्ड द हार्ट रेट। एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है इसको क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। और हमारा हार्ट रेट कितना है बेटा? 70 to 72 टाइम। एक मिनट में 70 से 72 टाइम हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है। ये हमारा यहाँ पे है हार्ट रेट। उसके बाद है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में चले गए थे, कितना वॉल्यूम का ब्लड उसने पंप किया, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो 70 ml। मतलब एक बार जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है तो 70 ml ब्लड को वो क्या करता है? पंप करता है। मतलब 70 ml ये हमारा क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। फिर आती है यहाँ पे कार्डियाई आउटपुट की बारी। तो बेटा कार्डियाई आउटपुट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर सकता है, इसको कहते हैं बेटा कार्डियाई आउटपुट। अब हमें कार्डियाई आउटपुट का यहां पे लिखना चाहिए फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कार्डियाई आउटपुट? हार्ट रेट, मतलब एक मिनट में हमारे हार्ट ने कितनी बार बीट किया, उसको अगर हमारा हार्ट एक बार पंप होने के बाद कितना ब्लड
बाहर फेंकता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट। मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट कितना था 72 टाइम, हमने लिख दिया बेटा 72 इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 70 ml, मतलब 72 इंटू 70 ml, तो ये आता है 5040 ml। मतलब बेटा इसको अगर अपन लीटर में मतलब ml में अगर अप्रोक्सीमेटली लेंगे तो ये कितना आएगा 5000 ml। 5000 ml का मतलब है 5 लीटर। तो बेटा 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने ब्लड को पंप करता है, 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का काम, यहां से आपको पता चल जाएगा। बात क्लियर बेटा, ये स्वर्णो। उसके बाद है कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। बेटा हमारे हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। मायो का मतलब बेटा मसल, जेनिक का मतलब है जनरेशन। मतलब हमारे हार्ट के मसल ही खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के एबिलिटी रखते हैं, इसलिए बेटा हमारे हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। तो हमारे हार्ट के अंदर ही ऐसे कुछ टिश्यूज पैचेस होते हैं जो कि मॉडिफाई होते हैं और हमारे हार्ट के एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर एक है बेटा एसए नोड, जिसको कहा जाता है बेटा साइनो अट्रियल नोड कहा जाता है। और साइनो अट्रियल नोड आल्सो कॉल्ड द पेस मेकर। पेस मतलब बेटा एक्शन पोटेंशियल को ये मेक करता है, जनरेट करता है। उसके बाद है एवी नोड, अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये अट्रिया एंड वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे होता है, इसलिए इसको अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। इसको कहते हैं बेटा पेस सेटर, मतलब ये एक्शन पोटेंशियल को सेट करता है, मतलब आगे भेजता है। सो यहाँ पे एक होता है एवी बंडल, एवी नहीं बेटा, एबी नहीं है बेटा, ये एवी है। ये क्या है, एवी बंडल है। ओके, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। उसके बाद आता है बेटा बंडल ऑफ हिस। क्या होता है, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और उसके बाद होते हैं बेटा परकिंजे फाइबर्स। तो ये हमारे कंडक्टिंग सिस्टम में ये टिश्यू काम करते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ओके, हिस नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, इसलिए बेटा इसको बंडल ऑफ हिस नाम दिया। उसके और कुछ समय बाद एक परकिंजे नाम का साइंटिस्ट आया, उसने इस फाइबर को आइडेंटिफाई किया, इसलिए उसने परकिंजे फाइबर से ऐसा नाम दिया था। बात क्लियर बेटा। तो ये हमारा यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम है। तो लेफ्ट अट्रिया के अपर साइड में, अपर राइट साइड में एक ऐसा यहाँ पे पैच होता है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, यस ए नोड कहा जाता है। उसके बाद वेंट्रिक अट्रिया एंड वेंट्रिकल के जंक्शन में लोअर लेफ्ट साइड में एक नोड होता है, उसको अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। इसको पेस मेकर कहते हैं, इसको पेस सेटर कहते हैं। ओके, एंड उसके बाद यहां से जो ऐसा एक बंडल निकलता है, इसको बेटा बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस है, राइट बंडल ऑफ हिस है, और ये बंडल ऑफ हिस यहाँ पे फिर ऐसे स्प्लिट हो जाता है बेटा यहाँ पर आगे जाके परकिंजे फाइबर्स में। तो ये यहाँ पर क्या है बताना एक बार, ये यहाँ पर है बेटा परकिंजे फाइबर। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बेटा एसए नोड के पास। ये हमारे लेफ्ट अट्रिया, राइट अट्रिया के साथ साथ ये एवी बंडल की तरफ इस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल एवी बंडल के पास आता है, एवी बंडल उसका एम्प्लीफिकेशन करके ये फिर एक्शन पोटेंशियल आगे भेज देता है। फिर ये राइट साइड वाला राइट पार्ट की तरफ, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट, उसके बाद ये यहाँ पर परकिंजे फाइबर्स के पास आएगा। और जैसे यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आता है, वेंट्रिकल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अट्रिया अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हमारे हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम काम करती है। और एक डायग्राम के साथ अगर यहाँ पे अपन देख सकते हैं तो इसको अपन यहाँ पे देखने का जरूर जरूर कार्य करेंगे। सो बेटा इसके अंदर आपको दिखेगा हमारा कंडक्टिंग सिस्टम। तो देखना ये है एस ए नोड, मैंने जैसे अभी अभी आपको यहाँ पे बता दिया था, ये क्या है, एस ए नोड है। एस ए नोड की पोजीशन क्या है, राइट अट्रिया अपर राइट साइड, यहाँ पे क्या है, यस ए नोड है। यह है बेटा एवी नोड। एवी नोड कहाँ है, लोअर लेफ्ट साइड एट द जंक्शन बिटवीन अट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये है। ओके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ से होता है, यस ए नोड से। फिर ये यस ए नोड लेफ्ट अट्रिया के पास भी भेजेगा, राइट अट्रिया के पास भी भेजेगा, और उसके साथ साथ एवी नोड के पास भेजेगा। एवी नोड उसको एम्पलीफाई करके एवी बंडल के पास भेजेगा, फिर यहाँ पे बंडल ऑफ हिस के पास भेजेगा। बंडल ऑफ हिस से ये परकिंजे फाइबर्स के ऊपर आएगा। और आपको पता है परकिंजे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल पे स्प्रेड होते हैं। तो अब जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, ये रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है उस समय बेटा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है, उसके बाद यहाँ आएगा, तो तब तक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन कंडीशन में रहेंगे। सो दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। यह हमारे हार्ट की कंडक्शन सिस्टम है। कार्डियाई साइकिल, बेटा कार्डियाई साइकिल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या आता है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव आता है। पी वेव का मतलब है
अट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बेटा सिस्टोली। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और टी वेव का मतलब बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, मतलब बेटा डायस्टोली। बात क्लियर बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पी वेव मतलब अट्रियल डीपोलराइजेशन होता है 0.1 सेकंड का। कितना होता है? 0.1 सेकंड के लिए होता है। ये होता है बेटा 0.3 सेकंड के लिए, और इधर बाकी होता है बेटा 0.4 सेकंड के लिए। हमारी जो कार्डियाई साइकिल है, ये कार्डियाई साइकिल कितनी होती है? तो 0.8 सेकंड की। सो कार्डियाई साइकिल जो है बेटा, इट स्टैंड फॉर 0.8 सेकंड। इसमें से अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है? 0.1 सेकंड के लिए। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब तक होता है? 0.3 सेकंड के लिए। और दोनों भी ओपन रहते हैं, मतलब जिसको जॉइंट डायस्टोली कहा जाता है, वो रहता है बाकी बचा हुआ 0.4%। तो ऐसे पूर्ण रूप से कार्डियाई साइकिल जो होती है, ये कार्डियाई साइकिल 0.8 सेकंड की। 0.4 सेकंड के लिए बोथ अट्रिया एंड वेंट्रिकल अंडरगो रिलैक्सेशन। बात क्लियर है? ये बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अट्रियल सिस्टोली। बेटा अट्रियल सिस्टोली का मतलब क्या होता है? ये कितने टाइम के लिए होती है? तो याद रखना बेटा, ये अट्रियल सिस्टोली होती है 0.1 सेकंड के लिए। यहां पे क्या होता है? ड्यूरिंग सिस्टोली अट्रिया अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड पंप इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल। अट्रियल सिस्टोली में दोनों अट्रिया, राइट साइड की अट्रिया, लेफ्ट साइड की अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, तो ऊपर से अट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन कितने समय के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए होता है। यहां पर और क्या होगा? ड्यूरिंग अट्रियल सिस्टोली, ओके बेटा, ट्राइकस एंड डाइकस्पिड वॉल आर ओपन। क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में है, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड में है, तो दोनों वॉल ओपन रहेंगे, तभी अट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा। उसके बाद बेटा ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ सेमिलुनर वॉल पल्मोनरी ट्रंक ऑफ आवर्टा आर क्लोज। यहां पे सेमिलुनर वॉल जो पल्मोनरी ट्रंक में और आवर्टा में होते हैं वो क्लोज रहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल ओपन है। वेंट्रिकल ओपन है तो वॉल क्लोज रहनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का ब्लड वापस आ सकता है। और यहां पे है ड्यूरिंग अट्रियल सिस्टोली वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोली। जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में जाता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड वहां से पुश होगा, पंप होगा, तो वेंट्रिकल रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं। तो इतने इवेंट्स होते हैं बेटा अट्रियल सिस्टोली में। ये सब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट occur during the atrial systole, which of the following events are occur in the atrial systole। ऐसे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप यहां पे आंसरेबल रह सकते हो। उसके बाद है यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोली, ये 0.3 सेकंड के लिए होती है। यहां पे क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल जो होते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में पुश होता है, और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आवर्टा में पुश कर देता है। उसके बाद यहां पर इवेंट्स क्या रहेंगे? तो अब यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल जो होता है ये क्लोज होता है, और सेमिलुनर वॉल क्या होते हैं? ओपन होते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना। उसके बाद बेटा ज्वाइंट डायस्टोली। ज्वाइंट डायस्टोली मतलब जेडी, ये 0.4 सेकंड के लिए होता है। इस समय दोनों भी वेंट्रिकल्स एज वेल एज अट्रिया क्या होते हैं? तो बेटा ओपन कंडीशन में होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये बात आपको पता चलनी चाहिए। उसके बाद है बेटा यहाँ पर ब्लड वेसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा हमारा पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या हो गया? हार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो गया? सॉरी, पहला पार्ट हो गया ब्लड। हमारे ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम के अंदर का ब्लड खत्म, हार्ट खत्म। अब क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स। वन सेकंड बताना क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल के अंदर सबसे पहला जो ब्लड वेसल है इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? एक बात बता देना, इसको अपन कहेंगे यहां पर आर्टरी। ओके, दूसरा है वेन, और तीसरा क्या होता है? कैपिलरी होती है। तो आर्टरी क्या होता है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके बेटा, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड अदर पार्ट की तरफ कैरी करता है उसको हमेशा आर्टरी कहना। क्या कहना? आर्टरी कहना। ओके बेटा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड हमारे लंग से हार्ट की तरफ लेके आती है। बात क्लियर बेटा? यस और नो? ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वेन जो होता है इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से कहां? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जो ब्लड वेसल हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगी उसको हमेशा क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। ओके, ये जो पल्मोनरी वेन होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैपिलरी क्या है? इट पार्ट ऑफ मटेरियल एक्सचेंज। एक्चुअली ये जो पोर्शन है बेटा, यहां से मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है। ओके, कैपिलरी के पास यहाँ पे दोनों भी ब्लड मिक्स होके क्या होता है, मिक्स नहीं होते बेटा, एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, तो ये है बेटा आर्टरी, ये है वेन, और दोनों के बीच में ऐसा यहाँ पे जंक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिलरी नेटवर्क। तो ये पोर्शन आप देख रहे हो बेटा, इसको कहा जाता है कैपिलरी नेटवर्क, जो कि एक ही मेम्ब्रेन से बनता है और इसके ऊपर क्या होती है? छोटी छोटी ओपनिंग होती है। बस ये एंडोथेलियम से बनता है। ओके बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे अर्टरी, तो अर्टरी के वॉल थिक होते हैं, इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है। यहाँ पे वेन का वॉल थिन होता है, लेकिन इसका लूमेन लार्ज होता है। इसके अंदर बेटा वॉल होते हैं, वॉल, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो को ये क्या होता है? अवॉइड होता है। इसके अंदर फोर्सफुली ब्लड कैरी किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वॉल नहीं होते। तो इसके अंदर सबसे बाहर वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाएगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाएगा। उसके अंदर बीच वाला होता है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाला क्या होता है? ट्यूनिका इंटरना होता है, जिसको अपन एंडोथेलियम भी कहते हैं। तो एंडोथेलियम बस किसके अंदर होता है? तो यहाँ पे एंडोथेशियल सेल है, आप देखोगे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इतना छोटा यहाँ पे होता है कैपिलरी का। और बाकी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके कुछ नोट पॉइंट्स है यहाँ पर आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो ये कैपिलरी क्या है, वेन क्या है, ब्लड क्या है। ओके, ये सभी पॉइंट आपके लिए काम आने वाले है। जो पॉइंट बताए हैं वही इसके अंदर है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद बेटा पल्स जो होता है, आप पल्स कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसकी बात यहाँ पे दी गई है, जिसको अपन पल्स प्रेशर कहते हैं। तो कुछ पल्स पॉइंट होते बेटा, जहाँ पे आपण हॉस्पिटलला गेल्यावर डॉक्टर आपल्याला असं चेक करतात ना, त्याला पल्स असं म्हणतात बेटा। ओके, तर हे जे पल्स आहेत, आपण बघा डॉक्टर एक तर इथे चेक करतात, ओके, म्हणजे ह्या रॅडियाला चेक करत असतात, किंवा इथे पण आपल्याला पल्स प्रेशर जाणवू शकतात। ओके बेटा, तर हे ब्रॅचियल मध्ये आपल्याला बघू शकतात। कधी कधी डॉक्टर इथे हात लावतात, मूवी मध्ये बघितलं असेल बेटा, डॉक्टर असा हात लावतो किंवा असा हात लावतो आणि त्याच्यानंतर म्हणतो सॉरी हम इनको नहीं बचा पाए। ओके बेटा, सॉरी ही इज नो मोर। उसके बाद कैरोटिड के पास होता है टेम्पोरल आर्टरी, मतलब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे हात लगाओ ऐसे, ज्याला आपण अकाळ म्हणतो, याला हात लावा बेटा, इथे सुद्धा असं जास्त फन 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 असं होत असतं, त्याला बेटा पल्स प्रेशर असं म्हणायचं। ओके बेटा, तर ते तिथे पण मोजू शकतो, किंवा पायावरती इथे पण आपण जास्तीत जास्त पल्स मोजू शकतो, किंवा या ठिकाणी इथे पण असतं, किंवा या फ्रंटल मध्ये पण आपण मोजू शकतो। तर हे पल्स पॉइंट आहेत, हे लक्षात ठेवायचे आहेत। त्याच्यानंतर आहे ब्लड प्रेशर। ओके, व्हॉट इज द ब्लड प्रेशर? बेटा प्रेशर एक्झर्टेड ऑन ऑल ऑफ आर्टरी ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। ज्यावेळेस आपले व्हेंट्रिकल्स फोर्सफुली ब्लड पंप करतात, ते ब्लड बेटा आर्टरी मधून फोर्सफुली फ्लो होत असतं, आणि ते ब्लड ज्यावेळेस फोर्सफुली फ्लो होतंय त्यावेळेस ते प्रेशर आपल्या आर्टरीच्या वॉलवरती प्रेशर क्रिएट करत असतं, आणि ते प्रेशर म्हणजेच बेटा ज्याला आपण काय म्हणतो? ब्लड प्रेशर। सो व्हॉट इज द ब्लड प्रेशर? सो प्रेशर एक्झर्टेड on the wall of artery during the ventricular contraction is known as ब्लड प्रेशर। इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो ब्लड प्रेशर की कुछ कंडीशंस है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को अपन लिखते कैसे है? सिस्टोली अपॉन डायस्टोली। ब्लड प्रेशर को लिखा जाता है ऊपर सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, नीचे डायस्टोली मतलब रिलैक्सेशन। ओके, तो बेटा सिस्टोली कितना होना चाहिए? 120 mm ऑफ एचजी और 80 mm ऑफ एचजी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको अपन हाइपर टेंशन कहते हैं, तो बेटा आपका सिस्टोलिक प्रेशर 190 के ऊपर जाना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 120 के आसपास होना चाहिए। इसको हाइपर टेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाना, तो यहाँ पे सिस्टोली 90 होना चाहिए और डायस्टोली 60 होना चाहिए, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर की कुछ यहाँ पे कंडीशंस है। सो बेटा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ऐसा एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी अभी वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी आए हैं, तो इसको कहा जाता है बेटा स्पिग्मोमैनोमीटर। तो इसके ऊपर हमेशा सीईटी में एमसीक्यू पूछा जाता है। द ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पैग्मोमैनोमीटर। कुछ स्पिग्मो कहते हैं, कुछ स्पैग्मो कहते हैं, तो जो कहना है आपको बस स्पेलिंग को याद रखना है, स्पैग्मोमैनोमीटर। और ये कुछ ऐसा दिखता है, आपने ये जाने के बाद देखा ही होगा। सो ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन होता है 140-90 के आसपास भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बेटा कैड, करोनरी आर्टरी डिसीज। करोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर क्या होता है बेटा? हमारी जो करोनरी आर्टरी है उसके अंदर कुछ वहां पे ब्लॉक्स बन जाते हैं। ओके, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे कुछ वहां पे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट की जो वॉल है उसको ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? करोनरी आर्टरी डिसीज, या फिर उसको कैड कहते हैं। ओके, उसके बाद अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एक्यूट
अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब एक्यूट हाइपरटेंशन वगैरह, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि थियोरेटिकल पार्ट है, जो आपने पढ़ के लेना चाहिए। ओके बेटा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है लिम्फेटिक सिस्टम। सो हमारे ब्लड सिस्टम के साथ साथ पैरेलली काम करने वाली एक लिम्फेटिक सिस्टम होती है, जिसको लिम्फेटिक सॉरी एक सिस्टम होती है जिसको काम क्या किया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। सो इट इज पैरेलल टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर बेटा कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ओके बेटा, लिम्फेटिक वेसल तो आपको पता है। लिम्फेटिक ऑर्गन है बेटा पियर पैचेस, उसके बाद है बेटा स्प्लीन, एंड उसके बाद क्या है, लिम्फ नोड। सो दिस आर द सम लिम्फेटिक ऑर्गन्स और लिम्फेटिक वेसल, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनता। ओके, कुछ क्वेश्चन से बेटा आपके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। पहला है, देयर इज नो कैपिलरी सिस्टम इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट। तो बेटा आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात पूछ रहा है, एक्सेप्ट क्या है, पहला है क्रुस्टेशियन, उसके बाद है सिफेलोपॉड्स, उसके बाद है इंसेक्ट, उसके बाद है ग्रासपॉड्स, गैस्ट्रोपॉड्स। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे सिफेलोपॉड्स। ओके, इसके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद फाइंड और ओन आउट, प्रॉन, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेल, स्नेल, मसल्स, उसके बाद है प्रॉन एंड मसल्स। तो इसके अंदर इसका सही आंसर क्या रहेगा, बताना एक बार। प्रॉन एंड इंसेक्ट्स क्या है, प्राउन एंड इंसेक्ट्स अर्थ्रोपॉड से। फ्रॉग एंड स्नेल क्या है, स्नेल एंड ये प्रॉन एंड फ्रॉग एंड स्नेल, ये आएगा बेटा ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद है ब्लड इज रेड बट नो आरबीसी आर फाउंड इन। ब्लड तो रेड कलर का होता है लेकिन आरबीसी नहीं होती, ऐसा किसके अंदर होता है, अर्थवर्म के अंदर होता है। ओके बेटा, ऑप्शन डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा है बताना एक बार, थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड कोएगुलेशन के लिए काम करते। ओके, उसके बाद है सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इज लैक, क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। बस क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होती इसके, बाकी सब कुछ होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सीरम कंटेन ब्लड एंड फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स नहीं होते क्या प्लाज्मा में, होते। ब्लड कंपेयर प्लाज्मा आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, यस होता है। लिम्फ इज प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, लिम्फ में बेटा आरबीसी नहीं होते। सीरम कंटेन, पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ब्लड कंपेराइज प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यही होता है बेटा ऑप्शन। दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, फाइब्रिनोजन, आपको पता होना जो कि बताया। तो बेटा ये था आपका आज का एक टॉपिक जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के मोस्ट ऑफ ऐसे पार्ट को मैंने टच करने का प्रयास किया है, ऐसे पोर्शन को मैंने लिखने का प्रयास किया है जिसके अंदर से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे एमसीक्यू वाला पोर्शन मैंने आप तक पहुंचाया है जहां से एमसीक्यू हमेशा पूछे जाते हैं। तो बेटा इस पूरे लेक्चर को आपने अटेम्प्ट करने के बाद एक बार जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा है डिसऑर्डर, उसको बस आप पढ़ के लेंगे। जो ब्लड ग्रुपिंग वाला पोर्शन है इस टॉपिक में दिया हुआ, ये अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कवर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बचे हुए पॉइंट्स है बेटा, उसका रेफरेंस किसी अदर पॉइंट्स में आएगा, अदर टॉपिक में आएगा, तो हो सकता है उसको मैं वहां कवर करूंगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको मैंने टच करने का प्रयास किया है। सो बेटा आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते एक नए टॉपिक को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करते हुए इसी प्रकार से। तब तक बेटा पढ़ते रहना और देखते रहना बायोलॉजी विद योर ओन एंड ओनली पीएम सर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।